नमस्कार, नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उसके हमने सारे पठार देखे थे और कुछ विशेषताएं देखी थी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा अगला पड़ाव है भारत के भूगोल में, वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पर्वत। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के हम पर्वत देखेंगे। सबसे पहला जो पर्वत आता है वो है अरावली पर्वतमाला। ये महान जल विभाजक का निर्माण भी करती है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है और इसको अभी हम 3 भागों में बांट भी सकते हैं। और ये पर्वत माला जो है वो गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में हम देखें तो कॉपर पाया जाता है, मध्य भाग में आयरन और लोहा पाया जाता है और दक्षिणी भाग में लेड, सीसा, जस्ता और सिल्वर पाया जाता है। अरावली को आप जल विभाजक के रूप में देख सकते हैं। ये महान जल विभाजक रेखा है भारत की। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। अरावली पर्वतमाला प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो अवशिष्ट का पर्वत का उदाहरण भी है और 692 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसका अधिकतम भाग राजस्थान के 550 किलोमीटर में है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर है और गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा, तांबा आदि। ये महान जल विभाजक का एक भाग है। और विस्तृत रूप से हमने बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है अरावली का। विस्तृत रूप में हम राजस्थान की ज्योग्राफी में देखेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य इतना ही है। और फिर चलते हैं विंध्याचल पर्वतमाला में। विंध्याचल पर्वतमाला एक लोक पर्वत है जिसे हिंदी में खंड पर्वत कहते हैं। ये पर्वत जो है बलुआ चूना पत्थर से निर्मित है और यह श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को अलग करती है। क्या करती है? उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है। इस श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण भी करती है। यह लगभग 1050 किलोमीटर की दूरी में गुजरात से छोटा नागपुर की पठारी तक विस्तृत है। और इस श्रेणी में विभिन्न पहाड़ियां पाई जाती है जैसे बारनेर, कैमूर, बांडेर, पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार में आ जाती है, इसमें नहीं आती है। और इस प्रकार इस श्रेणी में हीरे के लिए विख्यात क्षेत्र जो है वो पन्ना है। हीरे के लिए क्या है? पन्ना जिले, एमपी में, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है जहाँ पर हीरे की खान है, हीरा निकलता है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं आप विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर। इसके उत्तरी भाग में यहाँ पे मालवा और यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार था। इधर से सोन नदी निकलती है। और आगे फिर चलते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी भ्रंश घाटी के मध्य स्थित है। ठीक है। तापी जो है वो बैतूल के पठार से निकलती है। नर्मदा ऊपरी ऊपरी भाग में है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन अमरकंटक की पर्वत चोटी से उद्गम होता है। सतपुड़ा को भी हम सतपुड़ा का मतलब है 7 पर्वतों का समूह, है ग्रुप ऑफ 7 माउंटेन्स। तो सतपुड़ा की शुरुआत जो होती है वो राजपीपला से होती है, फिर गाविलगढ़, फिर महादेव और फिर मैकाल और अमरकंटक और बामनगढ़ तक इसका विस्तार है। तापी अ, नदी भ्रंश घाटी दक्षिण में है। ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिणी सीमा तथा तापी भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करता है। ये बालू पत्थर से निर्मित पर्वत है और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश तथा गुजरात में स्थित है। यह विभिन्न पहाड़ियों के रूप में भी विस्तृत है। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। महादेव पहाड़ियों पे सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो धूपगढ़ है। 1350 मीटर इसकी हाइट है। और महादेव की पहाड़ियों में ही ये महादेव की पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी एक जीव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है। महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में क्या है? बैतूल का पठार है जहां से तापी नदी का उद्गम होता है। मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक, जहां से सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर आता है पश्चिमी घाट। सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो पश्चिमी घाट है। ये तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और इसे सहयाद्री पर्वत भी कहते हैं। एक मिनट। बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। ये एक भ्रंश कगार है, मतलब
एक खंड पर्वत है, फॉल्ट स्कार्प है। ये पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो बहुत तीव्र है, बहुत तेज ढाल है, और पूर्वी ढाल इसका मंद पाया जाता है। पूर्वी ढाल की तरफ नदियां धीरे धीरे बहती है, जबकि पश्चिमी ढाल की तरफ नदियां बहुत तेजी से बहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा इस पर्वत पर भारी वर्षा प्राप्त होती है, और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा क्या होता है, इस पर्वत पर भारी वर्षा होती है, और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तथा यह विश्व के 36 हॉट स्पॉट्स में से एक है। विश्व के क्या है, 36 हॉट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ पे बहुत अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। आगे चले तो हम पश्चिमी घाट को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तापी नदी से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसे उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, और 16 डिग्री से लेकर इसे नीलगिरी पर्वत तक मध्य सह्याद्री कहा जाता है, और नीलगिरी पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक इसे दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर पूरे तीनों भागों को मिलाकर इसे 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। उत्तरी सह्याद्री, यह है उत्तरी सह्याद्री को हम वर्णन देखते हैं। ये जो भाग है तापी घाटी से 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। क्या है, तापी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है, वो कलसुबाई है महाराष्ट्र में, जिससे गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कलसुबाई, ध्यान रखना है, कलसुबाई पूछा भी गया था, आईएएस के एग्जाम में आया था कलसुबाई, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ की अनेक प्रमुख चोटी, अन्य प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख चोटी है, और यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। फिर आती है मध्य सह्याद्री को 15 डिग्री नॉर्थ से हम नीलगिरी पर्वतमाला के बीच मानते हैं। मुख्य रूप से कर्नाटक और गोवा के आसपास वाले क्षेत्र में मध्य सह्याद्री फैला हुआ है। इस मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है, वो है कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख चोटी लोहे अयस्क के भंडार के लिए विख्यात है। यहाँ पर स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां भी पाई जाती है। बाबा बुदन की पहाड़ियां जो केवा कॉफी के उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पर 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन भी है, बहुत अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। और फिर चलते हैं हम दक्षिणी सह्याद्री में। दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी की पहाड़ियों तथा कन्याकुमारी के बीच स्थित है। यहाँ पर कई पहाड़ियां छोटी छोटी पाई जाती है, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अनामलाई की पहाड़ी, जिसका सबसे चोटी है अनाईमुड़ी, और फिर कार्डेमोम की, इलायची की पहाड़ियां, पालनी आदि ये पाई जाती है। इस प्रकार इस भाग में 3 प्रमुख पहाड़ियां स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। क्या नाम है इनका, अनाईमुड़ी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो केरल में है। ठीक है, अनाईमुड़ी आप ध्यान रखना, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। फिर चलते हैं कार्डेमोम की पहाड़ियां, इसे इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। ये पहाड़ियां मसाले की खेती के लिए विख्यात है, मुख्य रूप से इलायची के लिए। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो अगस्ता मलाई है, जो एक जैव विविधता, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है अगस्ता मलाई को। कार्डेमोम, अन्नामलाई की पहाड़ियां, फिर कार्डेमोम हिल हो गई, इलायची की पहाड़ियां, फिर आती है पालनी की पहाड़ियां, ये अनुप्रस्थ रूप में है। इस पहाड़ी पर तमिलनाडु का विख्यात हिल स्टेशन है कोडाई कैनाल। प्रमुख हिल स्टेशन और टूरिज्म का केंद्र है, पर्यटन केंद्र है कोडाई कैनाल, पालनी की पहाड़ियों में। फिर हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट के दरे भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 4 या 5 दरे पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा दरा। तो जो थालघाट है वो मुंबई नासिक को जोड़ता है। बोरघाट मुंबई पुणे, थालघाट ना मुंबई नासिक को जोड़ता है। बोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। फिर पालघाट कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सैनकोटा त्रिवेंद्रम से मदुरई रास्ता बनाता है। सैनकोटा दरा, सैनकोटा लिखा होता है कहीं कहीं सैनकोटा लिखा होता है, इसलिए तिरुवनंतपुरम से मदुरई का रास्ता बनाता है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा। पूर्वी घाट पर्वतमाला देखेंगे हम। ये पर्वत महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच विस्तृत है। ये एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ये पर्वत महानदी से गोदावरी नदी तक सतत है। महानदी से लेकर गोदावरी नदी तक तो सतत पाया जाता है, उसके बाद में क्षीण विच्छिन्न रूप में पाया जाता है, मतलब कहीं टूटा फूटा, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अपरदित रूप से पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो अरायाकोंडा है, आंध्र प्रदेश में अरायाकोंडा है, 1680 मीटर। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटी है महेंद्रगिरी,
जिंदागाडा आदि। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां कौन सी है? महेंद्रगिरी महत्वपूर्ण है, जो उड़ीसा में है, और पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियां भी सम्मिलित है। पूर्वी घाट में क्या है? आंध्र प्रदेश भी, तमिलनाडु की पहाड़ियां भी सम्मिलित होती है, जिनका नाम है नल्ला मल्ला, एला मल्ला, नन्ना नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, जावादी और सिवरोई। तो जावादी और सिवरोई तमिलनाडु में है, बाकी सारी नल्ला मल्ला, एला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। इनका नाम ध्यान रखना है, उनको पढ़ना भी है। फिर आती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों पे आप 50 शब्द लिख सकते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां हम देखें तो ये पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। यह एक खंड पर्वत है। ये पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, और यह एक क्या है? खंड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। तीनों के जंक्शन पे स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2637 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम कौन सी थी? अनाई, अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाई मुड़ी, 2695 मीटर। इन पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ये पहाड़ियां जैव विविधता के लिए विख्यात है, बायोडायवर्सिटी के लिए विख्यात है। यहाँ पे दोनों घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। यहाँ भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन उड़ी ऊटी, ऊटी भी यहाँ स्थित है। ऊटी को आप देखोगे तो ऊटी बहुत बड़ा दक्षिण भारत का टूरिज्म का सेंटर है, पर्यटन का केंद्र है। और आगे चलते हैं तो यहाँ यह पहाड़ियां मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय की रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए भी ये विख्यात है। इन पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति, जो भैंस का पालन करती है, भैंस पालती है, और इसमें मात्र शतात्मक है टोडा जनजातियों में। फिर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर देखेंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? पहला अंतर है कि ये तापी घाटी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। ये महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह एक खंड पर्वत मतलब भ्रंश कगार है, और ये एक प्राचीन वलित पर्वत है। ये एक ब्लॉक, पश्चिम घाट ब्लॉक पर्वत है, और ये प्राचीन वलित पर्वत है। ये ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और ये इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। अरायाकोंडा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? पूर्वी घाट की, और पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी। ठीक है, आगे चलेंगे तो यह सतत पर्वत श्रेणी है तथा इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं, और यह पर्वत केवल महानदी से गोदावरी तक ही सतत है, आगे कटा फटा है। पांचवा अंतर देखेंगे, यह अधिक ऊंचाई तथा मानसूनी पवनों की दिशा में होने के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। ये कम ऊंचाई है, पूरी दिशा के कारण यहाँ सीमित वर्षा प्राप्त होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जबकि सीमित वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति, जबकि पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए ये विश्व के 36 हॉट स्पॉट्स में से एक है। और यहाँ सीमित जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए ये कोई हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। यहाँ से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, कावेरी आदि। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्वी घाट को अपरदित करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार ये 8 बड़े बड़े हम इसमें दोनों में अंतर देख सकते हैं। फिर आता है कि प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है उसका हमारे लिए क्या क्या महत्व रखता है ये। तो इसमें हम देखेंगे ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है? गोंडवाना लैंड जो पेंजिया और पेंथलासा का भाग हुआ करता था उसका हिस्सा है, और ये स्थायी भूभाग है। यहाँ गोंडवाना कोयले का 98% भाग पाया जाता है। यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे आयरन और कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, यूरेनियम, बॉक्साइट आदि। यहाँ इमारती पत्थर भी पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल आदि। यहाँ लावा की परत के कारण काली मृदा का निर्माण हुआ, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है, और कपास की खेती के कारण ही इस बेल्ट में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ स्थित पर्वत श्रेणियां महान जल विभाजक का कार्य करती है, और यहाँ स्थित पर्वतों से विभिन्न नदियों का उद्गम भी होता है। यहाँ बहुत से पर्वतीय स्थल, पर्यटन स्थल भी है, और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इस पर्वतीय क्षेत्र में रोपण कृषि की जाती है, चाय की, कॉफी की, रबड़ की कृषि भी की जाती है। इस पठारी पर्वतीय क्षेत्र से गिरने वाली नदियां जल प्रपात बनाती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी
किया जाता है। इस प्रकार हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के सारे एस्पेक्ट थे वो आज कंप्लीट हुए। फिर हम देखेंगे तटवर्ती मैदानी प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।